ठीक है दोस्तों, अब देखिए इतना जबरदस्त ट्रिक अभ्यय का बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी अभ्यय में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, आपको बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। आप वन बाय वन देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये ट्रिक के बारे में पता चले और उन्हें जो क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस को कर पाए। देखिए हम लोग अभ्यय देखते हैं। अभ्यय क्या है भाई? अभ्यय ये शब्द है या रूप जिन पर रिंग, किस क्या रिंग, वचन और कारक यानी कि काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अभ्यय कहते हैं। यानी कि आपको जानकारी के लिए बताओ दोस्तों, ये जो मैंने इतना पढ़ के सुनाया ये डिफिनेशन आपको नहीं पूछेंगे, आपको डिफिनेशन नहीं पूछेंगे, एकदम सिंपल तरीका से पूछेंगे। जो मैं आपको बताऊंगा तो एकदम पक्का गारंटी देता हूं कि समझ में आ ही जाएगा। ठीक है। अभ्यय का दूसरा नाम, हाँ आपको ये पूछ सकता है कि अभ्यय का दूसरा नाम क्या है? अभिकारी। पूछ सकता है नहीं, पूछा भी गया है। ठीक है। अभ्यय का दूसरा नाम क्या है? अभिकारी। यानी कि विकार मतलब होता है परिवर्तन यानी कि बदलाव, और अभिकारी मतलब जो जिसका बदलाव नहीं होगा, यानी कि अभ्यय का दूसरा नाम ही बदलाव नहीं होगा। व्यय मतलब जब खर्चा होता, अभ्यय मतलब जो खर्चा ना हो। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब देखो अभ्यय को पहचानने या जानने का ट्रिक, यानी कि मैं अभी ट्रिक बताने वाला हूं। उससे पहले मैं कुछ जानकारी दे दूं। जैसे मैंने वहां पे क्या कहा था, रिंग का, रिंग, वचन और कारक यानी कि काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसमें इन तीनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? अभ्यय कहते हैं। तीनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? अभ्यय कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, रिंग हुआ, जिसे मैं यहाँ पढ़ता हूँ ये पुल्लिंग में है। ठीक है। पुल्लिंग में है, मैं इसको स्त्रीलिंग में चेंज कर दिया। मैं ये पुल्लिंग में था, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं इसको स्त्रीलिंग में चेंज कर दिया, मैं यहाँ पढ़ती हूँ, स्त्रीलिंग भी हो गया। अब ये एक वचन पे है, किस पे है? एक वचन पे मैं है, मैं इसको बहुवचन कर दूंगा, यानी कि हम यहाँ पढ़ते हैं, इसको मैंने बहुवचन कर दिया। अब देखेंगे इसको काल में चेंज कर दिया, वर्तमान में है, मैं यहाँ पढ़ते हैं। अब इसको मैं भूतकाल में कर दिया, मैं यहाँ पढ़ता था, भूतकाल में चेंज कर दिया। इसको भविष्य में भी चेंज कर दिया, मैं यहाँ पढ़ूंगा, इसको भविष्य। मैंने क्या किया, यहाँ पे रिंग, वचन और काल तीनों को कर डाला। लेकिन यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द है जो प्रभाव, जिस पे बदलाव नहीं हुआ, और जो शब्द बदलाव नहीं हुआ वही तो हमारा अभ्यय है। जैसे मैं यहाँ पे मैं यहाँ पढ़ता हूँ, यहाँ पे है ये है, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हो, जैसे पढ़ता हूँ हुआ, यहाँ पढ़ती हूँ हो गया, लेकिन यहाँ जैसा का ज्यों का त्यों रह गया। पढ़ते हैं हो गया, यहाँ ज्यों का त्यों रह गया, कोई बदलाव नहीं। इधर मैं हम हो गया। मैं यहाँ पढ़ता था, यहाँ पे था लग गया, लेकिन यहाँ का कोई प्रभाव नहीं। पढ़ूंगा हो गया, लेकिन यहाँ का कोई प्रभाव नहीं। और जिस पे रिंग, वचन, कारक, काल यानी किसी का प्रभाव नहीं, और ही तो अभ्यय है। यानी कि यहाँ पे अभ्यय अगर छांटेंगे तो यहाँ पे अभ्यय कौन होगा भाई? अभ्यय यहाँ होगा। जैसे मैं क्वेश्चंस बना दिया हूँ आपको, जैसे मैं डेस पढ़ता हूँ, है ना, जैसे मैं डेस पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे अभ्यय कौन होगा भाई? मैं यहाँ पढ़ता हूँ, क्योंकि यहाँ का बदलाव नहीं हुआ, ना स्त्रीलिंग पे हुआ, ना पुल्लिंग पे हुआ, ना एक वचन पे हुआ, ना बहुवचन पे, ना वर्तमान पे, ना भूतो, ना भविष्य, तो तीनों पे कोई बदलाव नहीं हुआ, जिसके कारण से ये अभ्यय बना। और भी इंतजार कीजिए, मैं ट्रिक बता रहा हूँ भाई, ठहरिए इंतजार कीजिए। मैं डेस पढ़ता हूँ, सही अभ्यय पद को चुने, यानी कि यहाँ पे सही अभ्यय पद को चुनना था। यानी कि मैं, जैसे यहाँ पे एक अभ्यय आपको जानने का एक आसान और ट्रिक है, सुटेबल आवाज होना चाहिए, सुनने में अच्छा लगना चाहिए, है ना, सुटेबल होना चाहिए। जैसे मैं जहां पढ़ता हूँ, ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, चलो इसको हटाओ। मैं एवं पढ़ता हूँ, ये भी अच्छा कैसे नहीं लग रहा। मैं यह पढ़ता हूँ, ये भी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। यानी कि अभ्यय को जानने का एक अच्छा तरीका है, आपको सुनने में भी अच्छा लगना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पढ़ता हूँ, सुनने में कितना अच्छा लग रहा, सुटेबल लग रहा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब देखेंगे भाई अभ्यय के भेद होता है, आपको पूछ सकता है या पूछा है कभी कभी, अभ्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो अभ्यय 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इनमें से ज्यादातर जो पूछने वाले हैं वो समुच्चय और विस्मयादि, ये दो चीजों को बार बार पूछता है। निपात को ना के बराबर ही पूछता है। क्रिया विशेषण कभी कभी, संबंध बोधक कभी कभी पूछ दिया, लेकिन समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक को पूछते रहता है। और अभ्यय पद को चुने, ये भी मैं दिखाऊंगा आगे क्वेश्चन से। ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे क्रिया विशेषण क्या है।
जिन शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट होगी, यानी कि क्रिया की विशेषता प्रकट होगी, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मैं जानता हूं आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा, ये चीज समझ में नहीं आया। आपको जहां देखने को मिले, धीरे धीरे, नीचे, लगातार, ऊपर, दाहिने, अधिक अधिक, निकट, प्रतिदिन, आज आदि, ये जहां देखने को मिले उसको टिक कर देना क्रिया विशेषण है। जैसे मैं कुछ उदाहरण दिया हूं, जैसे वह नीचे जा रहा है, यानी कि जाना क्रिया हुआ और क्रिया की विशेषता बता रहा नीचे, यानी कि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण होगी। और यहाँ पे कौन क्रिया की विशेषता बता रहा, नीचे, तो ये क्रिया विशेषण हुआ। हम लगातार काम कर रहे हैं, आपको बोलेगा इनमें से क्रिया विशेषण को छांटिए, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण कौन है, काम कर रहे हैं, ये क्रिया हुआ, काम कर रहे हैं क्रिया हुआ। और इसके विशेषता कौन बता रहा, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन क्या, लगातार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो ये क्रिया विशेषण हुआ। यहाँ पे क्रिया विशेषण कौन होगा, धीरे धीरे, क्योंकि क्रिया के साथ क्रिया का विशेषता कौन प्रकट कर रहा, धीरे धीरे। जिसे वो घोड़ा दौड़ता है ना, वो नहीं हो रहा, यानी कि क्रिया की विशेषता बताएगा कौन, तेज, तेज दौड़ता है, तो ये क्रिया की विशेषता बताया। अब देखो क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं दोस्तों, है ना, चार भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं, कालवाचक, यानी कि काल मतलब समय, स्थानवाचक यानी कि स्थान मतलब जगह, परिमाणवाचक यानी कि मापतोल, रीतिवाचक यानी कि प्रकार और ढंग। चारों चीज समझ में आ गया। जैसे आपको पूछ देगा, है ना, तुम इधर आओ, तुम क्या इधर आओ, माने इधर किसी जगह का आने के बोल रहा, यानी कि जगह मीन स्थान, यानी कि स्थानवाचक बोल रहा। ठीक है, तुमने पानी थोड़ा पिया, यानी कि मात्रा की बात कर रहा। मात्रा मतलब क्या होगा, परिणाम होगा, मापतोल होगा। वह अभी आया, यानी कि अभी आया, समय का बात कर रहा, तो जब समय का बात करेगा तो क्या दोगे, कालवाचक दोगे। वो अचानक आ गया, ठीक है, अचानक, अचानक मतलब ढंग, रीति का, रीति रिवाज बता रहा। ठीक है, तो रीतिवाचक। हाँ, जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, ये जो मैंने इतना बताया इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा, संबंध बोधक। हाँ, संबंध बोधक का आपको खास करके डिफिनेशन नहीं पूछता, परिभाषा नहीं पूछता है, जिसके कारण से मैं परिभाषा नहीं बताया हूं, क्योंकि ये परिभाषा पूछेगा नहीं। तो आप संबंध बोधक जब पूछेगा कैसे पता करेंगे, जहां पे आपको के बाद, के नीचे, के ऊपर, के दाएं, के बाएं, की ओर से पहले आदि देखने को मिलेंगे जिस शब्द में, जिस वाक्य में, तो वो कौन सा बोधक होगा, संबंध बोधक। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने दिया है, राम बाजार की ओर गया। ठीक है, की ओर गया, जहां पे आपको की ओर देखने को मिलेगा तो वो संबंध बोधक में आएगा। मेरे घर के पीछे, मेरे घर के आगे नदी है, तो ये सारे के पीछे, की आगे, जहां दिखने को मिले वो संबंध बोधक के अंतर्गत आएगा। राम सीता के दाएं है, यानी कि के दाएं, के बाएं, ये सारे किस में आएगा, संबंध बोधक में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि जहां आपको ये चीज, ये वर्ड दिखने को मिले वो संबंध बोधक पे मार दो। ठीक है, अब देखते हैं समुच्चय बोधक क्या है। यानी कि समुच्चय बोधक मतलब जोड़ने का काम करेगा, किसी एक वाक्य को किसी दूसरे वाक्य से, किसी एक वाक्य को किसी दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम करेगा, और जोड़ने का जो काम करेगा वो किस में आएगा, समुच्चय बोधक में आएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ जाएगा, यानी कि दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी कि और, या, किंतु, परंतु, इसलिए कि, ताकि, ये सारे जो आएंगे ये किस में आएंगे, समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिया है, राम ने कहा कि, ठीक है, राम ने कहा कि कल आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जोड़ने का काम कौन रहा, की कर रहा, यानी कि की कर रहा, यहाँ भी देखो की है, यानी कि की जब कर रहा तो वो किसके अंतर्गत आ रहा, समुच्चय बोधक के अंतर्गत आ रहा। मनीष और सीता खेल रहे हैं, यानी कि और है भाई, यहाँ पे और शब्द है, और शब्द किसको किसको जोड़ने का काम कर रहा, मनीष को जोड़ने का काम कर रहा और सीता को जोड़ने का काम कर रहा। तो इसीलिए जो जोड़ने का काम करेगा वो समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएंगे, यानी कि यहाँ पे और हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कर रहा, विस्मोदी बोधक, यानी कि आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, व्यथा, खुशी, ये वर्ड अगर आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है तो आप सोचो ये विस्मयादि बोधक है। अगर इन बातों को आपको याद नहीं हो रहा है तो आपको आई, तो आप जानते हो आई लिखना, सीधे आई ऐसा होता, आप उल्टा आई को याद रखोगे। विस्मयादि बोधक में हमेशा उल्टा आई दिया रहेगा ही रहेगा, और जब उल्टा आई रहेगा तो समझ लेना भाई ये कौन सा आदि है, तो विस्मयादि बोधक है।
कोई दिक्कत नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने दे दिया है, खास काश मेरी माँ मेरे साथ होते, है ना, कौन होते, मेरी माँ मेरे साथ होते, यानी कि उल्टा आय दिया हुआ है। जब उल्टा आय दिया हुआ होगा तो विस्मयादि बोधक ही होगा। आप देखेंगे वाह उल्टा आय है, कितना सुंदर गांव है, यानी कि उल्टा आय है मतलब विस्मयादि बोधक है। छी कितनी गंदगी है, ठीक है, तो उल्टा आय है, समझ रहे हो ना, जब उल्टा आय है तो समझ रहे हो, तो वो क्या होगा, विस्मयादि बोधक होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निपात, है ना, निपात जो कि भाई आपको पूछता नहीं है ज्यादातर, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। यहाँ पे सिर्फ वाक्य में विशेष प्रकट का बल भरने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे निपात कहते हैं। जैसे ही भी मात्रा केवल तक सिर्फ आदि देखने को मिलेंगे, वो निपात में आएंगे। जैसे मेरे पास मात्र 10 रुपये हैं, राम भी खेल रहे हैं, ऐसे वार्ड देखने को मिलेंगे तो वो निपात में, लेकिन निपात को ज्यादातर पूछता नहीं है दोस्तों, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए रेडी करके रखा हूं, ठीक है, देखते हैं। एक नंबर क्या कह रहा, जो 2022 में पूछा गया था, कब पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था, यानी कि विद्यालय घर के डैश है, सही अव्यय पद को चुनना है, यानी कि निकट है, दूर है, दूरी है, सटा हुआ। और मैंने कहा था अव्यय पद को चुनने जहां पर लिंग कारक और वचन का कोई प्रभाव ना पड़े वो अव्यय पद है। तो क्या होगा भाई, और मैंने दूसरा दूसरा तरीका क्या बताया था कि सूटेबल साउंड होना चाहिए, यानी कि सूटेबल समझ में आना चाहिए। जैसे विद्यालय घर के दूर है ना, विद्यालय घर के दूरी है, विद्यालय घर के सटा है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। विद्यालय घर के निकट है, क्या है भाई, निकट है, एक सेकेंड, ठीक है, विद्यालय घर के निकट है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो 2022 में पूछा गया था। 2024 में क्या पूछा गया था, देखो, पता नहीं वो देश चला गया, सही अव्यय पद को चुने, है ना, पता नहीं वो यहाँ चला गया, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं वो वहां चला गया, ये भी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं वो तब चला गया, ये भी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। जिसके कारण तीनों जब सही नहीं है तो चौथा सही होगा जो सुनने में अच्छा लगा, पता नहीं वो कब चला गया, यानी कि सुनने में अच्छा लगा, ऑप्शन नंबर 4। यानी कि अव्यय पद को ऐसे ही किया जाता है जो 2024 में पूछा गया था। 2025 में क्या पूछा गया दोस्तों, हमें अपनी सभ्यता देश संस्कृति पर गर्व है, हमें सभ्यता अपनी ताकि संस्कृति पर गर्व है, ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, यानी कि ये सूटेबल साउंड है भाई, जब सूटेबल साउंड है तो यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये 2025 को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डैश, यानी कि उल्टा आय दिया हुआ है, और मैं उल्टा आय दिया हुआ है तो मैं इधर आगे पढ़ूंगा नहीं, मैं सीधे किसको मारूंगा, विस्मयादि बोधक को। आपको भी ऐसे अगर उल्टा आय दिखे तो समझ जाइए कि वो विस्मयादि बोधक में आ गया है, ठीक है। अब देखेंगे 5, रात हो गई लेकिन तारे नहीं निकले, इसमें कौन सा अव्यय है। मैंने कहा जहां जोड़ने का काम करेगा, क्या करने का, जोड़ने के, यहाँ पे जोड़ने का काम कौन रहा, लेकिन रात हो गई और तारे नहीं निकले, लेकिन जोड़ने का काम कर रहा, तो यहाँ पे समुच्चय बोधक होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन और नहीं है, ठीक है, आपको आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी सारे जितने भी व्याकरण का है मैं आपको ट्रिक के हिसाब से बताते रहूंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।